अभिनंदन। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का प्रतिष्ठित आयोजन मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय द्वारा समन्वित और संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से नाट्यशास्त्र पर केंद्रित भरत मुनि राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वितीय दिवस के अवसर पर हम आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज की संगोष्ठी के प्रथम सत्र में हमारे बीच विषय विशेषज्ञ के रूप में विराजमान हैं परमादरणीय वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय लोकेन्द्र त्रिवेदी जी उज्जैन से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आप लोकनाट्य और नाट्यशास्त्र परंपरा विषय पर हमें अभिभूत करेंगे। हमारे द्वितीय विशेषज्ञ के रूप में विराजमान होंगे प्रोफेसर रमाकांत पांडे भोपाल। आपका भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन। आप नाट्यशास्त्र के भाव पक्ष का वर्तमान प्रयोग विषय पर हमें लाभान्वित करेंगे। टी ब्रेक के बाद हमारे बीच प्रख्यात स्कॉलर रिसर्चर नाट्यशास्त्र के अध्येता प्रोफेसर महेश चंपकलाल जी विराजमान हैं बड़ौदरा से। आपका भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन। आप नाट्यशास्त्र का पूर्व रंग विधान इस विषय पर हम सभी को लाभान्वित करेंगे। और टी ब्रेक के द्वितीय सत्र के द्वितीय विशेषज्ञ के रूप में रहेंगे जिनकी आपने कल नाट्य प्रस्तुति देखी, अद्भुत, जो नाट्यशास्त्र की परंपराएं और प्रयोग धर्मिता से भरी हुई थी। मोहे पिया के निर्देशक पद्मश्री वामन केंद्रे जी मुंबई, उनका भी जोरदार तालियों से करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन। वो नाट्यशास्त्र के समसामयिक महत्व विषय पर प्रकाश डालेंगे। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार एवं कला समीक्षक दिल्ली से आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी सर भी विराजमान हैं। मैं उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मध्य प्रदेश और देश के वरिष्ठ रंगकर्मी भोपाल के परम आदरणीय गोपाल द्विवेदी विराजमान हैं। आपका भी जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन करते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी जी। हमारे बीच उज्जैन के वरिष्ठ रंगकर्मी शरद शबल जी भी विराजमान हैं। आपका भी जोरदार इंदौर से, वैसे पूरा मध्य प्रदेश हमारा एक है, इंदौर उज्जैन आजकल मिक्स ही हो गए तो आपका भी जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन। हमारे बीच बालाघाट से रूप कुमार बनमाले जी भी विराजमान हैं। आपका भी जोरदार तालियों से हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच भोपाल के वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय मांगीलाल शर्मा जी भी विराजमान हैं। आपका भी जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी मुकेश शर्मा जी भी विराजमान हैं। आपका भी हम जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर योगिन चौबे जी भी हैं। आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए स्कॉलर, समीक्षक, कलावृंद, विद्यार्थी, आप सभी का पुनः द्वितीय दिवस जोरदार करतल ध्वनि से पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं सभी हमारे जो गंतुक अतिथिगण हैं परमादरणीय लोकेन्द्र सर, रमाकांत पांडे जी, प्रोफेसर महेश चंपकलाल जी, आपसे और हमारे निदेशक महोदय मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के परम आदरणीय जिनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिल रहा है, जोरदार करतल ध्वनि उनके लिए आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि भगवान नटराज के समक्ष पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय लोकेन्द्र सर, आदरणीय महेश चंपकलाल सर, आदरणीय निदेशक जी, आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं सभी हमारे जो स्कॉलर हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। परमादरणीय लोकेन्द्र सर, परमादरणीय रमाकांत पांडे जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। प्रोफेसर महेश चंपकलाल जी, प्रोफेसर वामन केंद्रे जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप दोनों विशेषज्ञों से आग्रह है कि आप लोग मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। कार्यक्रम के अगले क्रम में हमारे बीच दिल्ली से पधारे हुए वरिष्ठ कला समीक्षक, कला मर्मज्ञ आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी विराजमान हैं। मैं
हमारे मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि उनको पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें। आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी। और स्कॉलर आदरणीय लोकेंद्र त्रिवेदी सर विराजमान हैं। मैं निदेशक से सम्मानित करने की कृपा करें और आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि। हमारे बीच रिनाउंड स्कॉलर नाट्यशास्त्र के प्रख्यात विशेषज्ञ आदरणीय प्रोफेसर महेश चंपकलाल जी बड़ोदरा से विराजमान हैं। मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि उनको भी पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें और आप दोनों विभूतियों से विनम्र निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे बीच भोपाल के वरिष्ठ रंगकर्मी परम आदरणीय गोपाल दुबे जी विराजमान हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि न केवल हमारे विषय विशेषज्ञ अपितु हमारे जो अग्रज हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उनका भी हमें सानिध्य इस संगोष्ठी में प्राप्त हो रहा है। मैं निदेशक महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि आदरणीय गोपाल दुबे दादा को पुष्पहार से सम्मानित करने की कृपा करें। तालियों में कमी मत कीजिए। 40-40, 50-50 साल का गहरा अनुभव है और रंगमंच को एक नई दिशा, मध्य प्रदेश के रंगमंच को एक नई दशा प्रदान की है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे गुणी जनों का मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है और मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उज्जैन के वरिष्ठ रंगकर्मी शरद शबल जी भी विराजमान हैं, जिनका लगातार मार्गदर्शन, वैसे आपने एक सहभागिता के रूप में सहभागिता की है, प्रतिभागी के रूप में सहभागिता की है, लेकिन आप देखिए, आप यही गुणीजनों की विशेषता होती है कि इतने अनुभव होने के बाद भी आज भी सीखने की ललक और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आपका संगोष्ठी में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारे मध्य प्रदेश के बालाघाट से वरिष्ठ रंगकर्मी रूप कुमार वनमाले जी भी विराजमान हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि निदेशक महोदय उनको भी पुष्पहार से सम्मानित करें। आदरणीय रूप कुमार वनमाले जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मांगीलाल शर्मा जी वरिष्ठ रंगकर्मी भोपाल से विराजमान हैं। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, सर आइए प्लीज 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 प्लीज, आपका आशीर्वाद जरूरी है। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी का स्वागत कर रहा हूं। आप लोग सब ईमानदारी से ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय मुकेश शर्मा जी भी विराजमान हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं, मुकेश शर्मा जी। हम अपने इष्ट ईश्वर और देवताओं को, हम अपने ईश्वर और देवताओं का तो पूजन करते ही हैं, लेकिन सही पूजन तभी माना जाता है जब घर के लोक देवताओं की पूजा हो जाती है। तो हमारे रंगमंच के लोक देवता हैं, इनका पूजन के उपरांत ही आज हम द्वितीय दिवस की संगोष्ठी का प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार पुनः इन सभी विद्वज्जनों के लिए अनंत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि नाट्यशास्त्र एक अद्भुत न केवल ग्रंथ है, अपितु इसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। निश्चित रूप से परम आदरणीय महेश चंपकलाल सर का भी मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ एडवांस स्टडी में, स्कॉलर फेलो के रूप में वहां पे था, और तब से लेकर गहरी अलग अलग विद्वानों के साथ नाट्यशास्त्र पढ़ने का, सीखने का, आज भी करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नाट्यशास्त्र को जितना आप जटिल बनाएंगे वो उतना जटिल है, उतना गहन है, उतना आदि है, उतना अनंत है। लेकिन जितना उसको सरल बनाएंगे वो नाट्यशास्त्र उतना सरल है, उतना प्रयोगधर्मी है और उतना आनंदित है। तो नाट्यशास्त्र से डरना नहीं है, और इसी डर और भय को निकालने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन संस्कृति संचालनालय और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय निश्चित रूप से बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद का हकदार है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस अद्भुत आयोजन के लिए।
हम इन 4 दिवस में नाट्यशास्त्र की परंपरा, उसकी गहनता, उसकी जटिलता, उसकी सरलता, उसकी परंपरा, उसकी प्रयोग धर्मिता, इन सब विषयों को रेखांकित कर रहे हैं। लोक से नाट्य का क्या संबंध है, परंपरा से नाट्य का क्या संबंध है, आधुनिकता से नाट्यशास्त्र का क्या संबंध है, विश्व रंगमंच से नाट्यशास्त्र का क्या संबंध है, इन्हीं विषयों पर रेखांकित करते हुए हम आज विद्वज्जनों को सुनेंगे, जैसा हमने कल रसास्वादन किया था। और मैं सर्वप्रथम जो आज के हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, परम आदरणीय वरिष्ठ रंगकर्मी लोकेन्द्र त्रिवेदी जी, जो हमें लोकनाट्य और हमारे बीच परम सम्माननीय पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे जी भी विराजमान हो चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका वंदन अभिनंदन कीजिए। कल जो हमने नाट्यशास्त्र समन्वित, प्रयोग धर्मी समन्वित अद्भुत प्रस्तुति मोहे पिया, और जो मुख्य रूप से भास के नाटक पर केंद्रित थी, आदरणीय वामन केंद्रे सर हमेशा केंद्र में रहते हैं, क्योंकि उनका सरनेम ही केंद्रे है। और सर ने ये कल बात बड़े व्यंग्य विनोद के माध्यम से कही थी, तो आप पूरे संगोष्ठी हो, चाहे रंगमंच की परंपरा हो या आधुनिक रंगमंच की परंपरा हो, वामन केंद्रे सर हमेशा केंद्र बिंदु में है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि वामन केंद्रे सर के लिए। और मैं निदेशक महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा कि स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आज का जो विषय है, प्रथम लोक नाट्य और नाट्यशास्त्र और लोकधर्मी नाट्य धर्मी परंपरा, इस विषय पर हमें परम आदरणीय लोकेन्द्र त्रिवेदी जी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। वैसे आप सभी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित हैं, लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था कि हमारे इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में न केवल राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, स्कॉलर आए हुए हैं, विद्यार्थी शोधार्थी आए हुए हैं, अपितु अलग अलग विधाएं और अलग अलग विषयों से भी आए हुए हैं। तो ऐसे रिनाउंड जो स्कॉलर हैं, ऐसे रिनाउंड जो विशेषज्ञ हैं, उनके बारे में भी वैसे आप सभी परिचित हैं, फिर भी मैं उनका परिचय देना अपना कर्तव्य समझता हूं। परम आदरणीय लोकेन्द्र त्रिवेदी जी का जन्म 8 फरवरी 1856 को उज्जैन में हुआ। मध्य प्रदेश नाटक लोक कला अकादमी से डिप्लोमा 1977 व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय व पुणे फिल्म संस्थान से स्नातक 1981 में आपने पूर्ण किया। अभिनय फेलोशिप के लिए विशेष एडवांस कोर्स 1981-82 में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया। राष्ट्रीय नाट्य रंगमंडल में लगातार 10 वर्षों तक अभिनेता रहे, जहां विभिन्न प्रस्तुतियों में के सारे संसार में लगभग 2000 से ज्यादा अधिक प्रदर्शन आपने किए। भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप के अंतर्गत 2 वर्षों तक मध्य भारत की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के अनुष्ठानिक नाट्य परंपराओं पर आधारित आरंभिक रूपों का गहन अध्ययन, अंकन और संवर्धन रिसर्च के लिए आपने किया, जिसमें विशेष रूप से भील, भिलाला, राठवा, पटलिया, मांडिया, भूरिया, गौन, होकुड़ुकू, गुंडा जनजातियों के क्षेत्र में घूम घूम कर अनुसंधान का कार्य किया। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, एक्चुअली बहुत प्रिंट छोटा है और मुझे देखने में असुविधा हो रही है, इसलिए क्षमा कीजिएगा अगर कुछ अशुद्ध हो शब्द तो। मार्च, नौटंकी, करियाला, भांड पाथेर, पहाड़ी रामलीला, ख्याल, स्वांग, भवाई, तमाशा, आल्हा उदल, पाला गायन, अंकिया भावना, यक्षगान, कथकली, तय्यम जैसे अनेक पारंपरिक अर्धशास्त्रीय एवं लोक शैलियों में उन्हीं क्षेत्रों में घूम घूम कर कार्यशालाएं, प्रस्तुतिकरण पर स्थानीय गुरुओं के मार्गदर्शन में नाट्य शैली और उसकी तकनीक, मेथड व प्रदर्शनों पर आपने गहन कार्य किया। विश्व की सभी उपलब्ध नाट्य परंपराओं की तकनीक, स्तानिस्लावस्की मेथड एक्टिंग, शेक्सपियर, कॉमेडिया दिलार्ते, ग्रीक, रोमन थिएटर, ब्रेख्तियन थिएटर, संस्कृत, नोह आदि रंग परंपराओं का अध्ययन एवं व्यावहारिक रूप पर इनके प्रयोगों पर आपने कार्य किया। 150 से अधिक नाटकों का निर्देशन, परिकल्पन, 200 से ज्यादा नाटकों का ध्वनि संगीत निर्देशन किया। पूरे विश्व के नर्तन, म्यूजिशियन, अभिनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, एचआर व शिक्षा शास्त्रियों के साथ 80 से भी अधिक विशेष प्रशिक्षण शिविर आपने आयोजित किए। हिंदी भाषा के सभी रंगमंडलों के लिए नाट्य निर्देशन भी किए। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, तुर्की, बुल्गारिया, हंगरी, हॉलैंड, रोम आदि की सांस्कृतिक यात्राएं व प्रदर्शनों में आपने शिरकत की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में विगत 22 वर्षों से ध्वनि एवं योग विज्ञान पर नियमित कक्षाएं आप ले रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित
लोक नृत्य समारोह का लगातार 6 वर्षों तक आपने निर्देशन और परिकल्पन किया, 1983 से 97 तक। शहीद भगत सिंह के 100वें जन्मदिन वर्ष पर फिरोज शाह तुगलक के किले में मल्टीमीडिया शो गाथा भगत सिंह की का 450 कलाकारों के साथ निर्देशन और परिकल्पन किया, जिसमें ओमपुरी, मनोज कुमार, जिमी शेरगिल, कुलभूषण खरबंदा, रमा बिज, कैलाश खेर, रूप कुमार राठौर, सरबजीत जैसे अनेक कलाकारों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम को देश के सभी राजनेताओं सहित प्रतिदिन 7 से 8 हजार दर्शकों ने लगातार बैठकर इसका अवलोकन किया। 1857 की क्रांति के 150वें स्मृति पर्व पर लाल किले के विशाल प्रांगण में झांसी की रानी पर बनाए गए डांस ड्रामे का प्रदर्शन भी आपने किया। प्रधानमंत्री जी के आह्वान संकल्प पर्व पर 22 अगस्त 2018 की शाम लाल किले के ठीक सामने 90 वर्ष तक चले आंदोलन के दौरान गाए गए गीतों का भव्य कार्यक्रम आजादी के तराने का संगीत व निर्देशन परिकल्पन आपके द्वारा किया गया। गणतंत्र दिवस लोक नाट्य समारोह में मध्य प्रदेश सरकार के लिए अमृत मध्य प्रदेश, हमारा मालवा, महाबली छत्रसाल, भील जनजाति के लोक देवता देव पिथौरा जैसे मल्टीमीडिया शो का गोविंद नामदेव, रघुवीर यादव जी, मुकेश तिवारी जी जैसे अनेक अभिनेताओं के साथ लगभग 450 कलाकारों व लोक नर्तकों वादकों के साथ 5 सालों तक निर्देशन परिकल्पन किया। आपको अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। प्रमुख रूप से नट सम्राट पुरस्कार नई दिल्ली 2014, जश्न अदब पुरस्कार 2018, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान 2017, इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी जैसे प्रख्यात सम्मान आपकी फहरिस्त में है। ऐसे महान विभूति का जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन करें। और मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ इस डायट पर आमंत्रित करता हूं। मैं बामन सर से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना जी जी तो मैं आदरणीय लोग इन सबको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय विद्वत परिषद को प्रणाम करते हुए मैं अपना उद्बोधन शुरू करता हूँ। नाट्यशास्त्र के बारे में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना एक विचार होगा और अनुभव होगा। मेरे पास में जो भी मैंने थिएटर थोड़ा बहुत किया और अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रहा तो उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसके आधार पर कुछ चीज़ें जो अनुभव हुआ वो मेरा अपना वैयक्तिक है, लेकिन फिर भी वो चूँकि एक टीचर के तौर पे मैंने लगातार काम किया है तो वो सबका भी है। जो कुछ भी ज्ञान हमें ऊपर से मिला वो हमने मतलब कि अपने स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसा कि नाट्यशास्त्र के बारे में है कि करीब वो 2700-2800 साल पहले लिखा गया, लेकिन लिखा गया उसकी प्रैक्टिस तो उसके 500-700 साल पहले से चली है, क्योंकि वो जो लिखा गया है वो इतना गूढ़ और एक तरह से कहना चाहिए कि एक पका हुआ आम की तरह है। उसके अंदर इतनी कुछ चीज़ें पहले से ही उपलब्ध हैं, एक एक चीज़ का निरूपण किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो नाट्यशास्त्र के अंदर हमें विशद रूप से मिलती है, जो शिल्पकारों के लिए भी मिलती है, साहित्यकारों के लिए भी मिलती है, नृत्य या संगीत वालों के लिए भी मिलती है, और अभिनेता और जो कि नाटक का मतलब कि मुख्य पात्र एक तरह से कहना चाहिए उसके लिए भी मिलती है। 6000 श्लोक के अंदर ये एक तरह कहना चाहिए कि विशाल एक ग्रंथ है, जिसको कहना चाहिए कि अपने वक्त के अंदर इसने किस तरह से इवॉल्व हुआ, इसकी अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक कहानी है, वो एक परिस्थिति है जिसके अंदर वो अपने आप जन्म लिया है। उसने नाट्यशास्त्र के अंदर हमें जो कुछ भी देखने समझने को मिलता है वो तो बहुत हम जिस विधा से देखते हैं उसके अंदर कुछ अद्भुत सत्य के नज़दीक जाते हैं। जैसे कि साहित्य के बारे में जब हम उसके अंदर देखते हैं तो उस नाट्यशास्त्र कहता है कि साहित्य में 2 तरीके की चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। एक है काव्य और एक है गद्य और पद्य, और उन दोनों को जब मिलाते हैं तो नाट्य होता है।
तो हमें साहित्य के अंदर ये देखने को मिलता है। शिल्प में हमें जो मिलता है कि वो 3 तरह से मतलब कि देखा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। तो हम एक, जैसे अभी हाल ये प्रोसीनियम स्टेज है, इसको देख रहे हैं तो 180 डिग्री में हम देख रहे हैं, और 180 डिग्री में मतलब कि प्रेक्षक है, और 180 डिग्री में ये है। दूसरा है 360 डिग्री, जिसको एक तरह से कहेंगे स्कल्पचर आर्ट, जिसको चारों तरफ से देख सकते हैं। तो इस तरीके के भी मंच हमारे यहाँ पे मिलते हैं नाट्य शास्त्र के अंदर। फिर वो कहते हैं कि तीसरे तरीके का जो है वो एक वास्तु के अंदर प्रवेश करके, जैसे इस कमरे के अंदर प्रवेश करके हम चीज़ों को अनुभव करते हैं। तो जैसे ही एक्टर आता है एक स्पेस के अंदर और वो कहता है कि मैं स्वर्ग में हूँ, तो जितने लोग बैठे हुए सब मानते हैं कि हाँ ये स्वर्ग में है। और धीरे धीरे अपने आचरण से, हम अपनी भाव भंगिमाओं से, अपनी आवाज़ से, अपनी कल्पनाशीलता से उस चीज़ों को जब करते हैं तो वो चीज़ों का अनुभव होने लगता है। उसके बाद में अगर और आगे चलें तो मतलब साहित्य के बाद में शिल्प है। शिल्प के बाद में जो है वो है एक एक्शन या कहेंगे नर्तन। वो 2 तरीके का है, और वहीं से मतलब कि हमें बहुत कुछ मतलब कि चीज़ें और भी मिलेगी। तो नर्तन 2 तरीके का है, एक है तांडव जनित, एक है लास्य जनित। तांडव जनित से 4 रस की निष्पत्ति हुई है। तांडव से वीर रस, दूसरा रौद्र रस, तीसरा विभत्स, और चौथा जो है भयानक। इसके अंदर, इन चारों के अंदर हमें हमारी जो शरीर की संरचना है उसकी तरफ देखना पड़ेगा कि ये 4 कैसे निकलते हैं, और 4 जो दूसरे हैं वो लास्य जनित, वो कैसे निकलते हैं। तो एक है श्रृंगार, दूसरा है हास्य, फिर है अद्भुत और करुण। इस तरीके के 4 ये है। हमारा जो शरीर बना हुआ है वो हड्डी और मांसपेशियों से बना हुआ है, और इसको पंचतत्व के रूप में एक छोटा सा रूप देखना चाहिए कि हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और वो ऊपर से पंचतत्व, जिससे ये पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है, प्रकृति संभव है, जीव जगत पूरा का पूरा मतलब उसकी वजह से ही है। वो हमारे अंदर जैसा का तैसा है। हमारी हड्डियां जो हैं उनको हम कहते हैं शिव। नाट्यशास्त्र कहता है शिव। शिव जब कहता है तो इसका मतलब वो हमारी हड्डियों के बारे में बात कर रहा है। तो 206 बोन है हमारे शरीर के अंदर। और दूसरी जो है वो कहता है कि अगर बोलता है लास्य के बारे में बोलता है तो वो कह रहा है इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर जो गुथी हुई मांसपेशियाँ, और इन दोनों से एक संसार बनता है, एक जीवन बनता है। वो जीवन कब बनता है? जब उसके अंदर हवा प्रवेश करती है। तो हमारे हवा कैसे मतलब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। 21,600 योग कहता है सांस प्रश्वास की क्रियाएं हमें एक 24 घंटे के अंदर हमारा शरीर अपने आप करता है। उसके बगैर हम जिंदा नहीं हैं। 1 सेकंड भी अगर ना आए सांस हम खत्म। तो शरीर को हमें मतलब कि पहले मतलब कि समझना पड़ेगा कि ये हमारा ये अभिनेता का या नर्तक का या जो भी मतलब कि हमारे बजाने वाले का या म्यूज़िक संगीत वालों का या गायक का या लिखने या डिज़ाइन करने वालों का, सबके शरीर की संरचना का एक विज्ञान है जो हमारे अंदर। तो हवा नहीं है तो हवा 21,600 एक दिन के अंदर। अगर पानी नहीं है तो हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। 5-7 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, और अगर 2-3 दिन, 4 दिन गुजार दें, लेकिन उसके बाद में हम वही होंगे जो होना है। तो पानी की भी रोजाना ज़रूरत है। हमारे शरीर के अंदर 6.5 लीटर ब्लड है हर वक्त जो फ्लोट करता रहता है। 22 से 24 मिनट के अंदर ये हमारी हार्ट बीट जो है इसको माँ बोलते हैं, मदर बीट। अपने नाट्यशास्त्र के अंदर इसी को मदर बीट का है। तो मदर बीट जो है हमारी धक धक, ये विलंबित नहीं, मध्य है, ये चल रही है, लगातार चलती है। और इससे मतलब कि हम द्रुत में भी जाते हैं और इसी से विलंबित में भी जाते हैं। वो अभ्यास के थ्रू मतलब कि हम अभ्यस्त होते हैं। फिर तीसरी एक चीज़ और है, वो है भोजन। भोजन के बगैर भी हमारा तो उसको कहते हैं
पंच तत्व, आकाश, वायु, उसके बाद में वायु के बाद में क्या है? अग्नि, अग्नि के बाद है जल, जल के बाद में है पृथ्वी। तो ये पंच तत्व हैं। 5 तत्व जो है हमारे शरीर में, हड्डियों के रूप में तो शिव है, मांसपेशियों के रूप में शक्ति है, और इनमें स्पंदन जो पैदा करती है वो 3 चीज़ें हैं। वो है हमारा वायु, हवा या ब्रीदिंग, या दूसरा भोजन और जल। ये 5 चीज़ों से हमारी चीज़ों को हम होते हुए अंदर अपने आप होती है, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इसके 5 रिप्रेजेंटेटिव भी हैं हमारे पास में। कान चीज़ों का अनुभव करते हैं, शब्द, शब्द स्मृति के बहुत बड़े बदले के एक तरह से रिसोर्स है। सबसे पहले शब्द, हम इस कमरे में बैठ के मतलब हम सब एक दूसरे को तो देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई शब्द यहाँ से दूर भी होगा तो उसको भी रिसीव कर पाते हैं। एक्टर जब आता है स्टेज पे या परफॉर्मर जब आता है स्टेज पे, तो वो पीछे से कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या जर्नी है, उसकी क्या हिस्ट्री है, वो सबके साथ में आता है। अगर हमारे शरीर के अंदर है तो हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जो है वो लोचदार होना चाहिए, इनके अंदर हड्डियों के अंदर मूवमेंट होना चाहिए, वो ताल के अंदर होना चाहिए। तो वो ताल भी 5 तरीके की बताई गई है। एक है चतुरस्र जाति, त्रस्र जाति, खंड, मिश्र और संकीर्ण जाति, ये म्यूजिक के अंदर आती है। लेकिन हमारे को थिएटर के अंदर भी मतलब कि ये पूरी कंप्लीटनेस मतलब कि चाहिए ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज़ें हैं 5 कैसे रिदम को भी 5 हिस्सों के अंदर है। स्वर विज्ञान है, हमारा शरीर जो है वो मतलब कि सप्त स्वर विधान को वो करता है। शरीर को हम कहते हैं गात्र वीणा। हमारा शरीर जो है वीणा की तरह है, छोटा तुम्बा यहाँ है, बड़ा तुम्बा इधर है नीचे की तरफ, और बीच में रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल जैसा का तैसा। इसका नाम गात्र वीणा या गायत्री जो कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं। हमें ये मतलब कि इस चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि साइंस इसके पीछे है। ये कोई आध्यात्म की चीज़ नहीं है। नाट्यशास्त्र एक प्रैक्टिस के बाद में हमारे साथ में सामने आया है, और वो प्रैक्टिस उस वक्त में रसायन शास्त्र में हो रही थी, फिजिक्स में थी, और तमाम मतलब के चीज़ों के अंदर, योग के अंदर थी। उनके साथ साथ नाट्य भी आया है। तो मैं तो अभी हाल फिलहाल एक विचार मेरे अंदर चल रहा है कि एक पूरी की पूरी किताब लिखी जाए जो यौगिक नाट्य पे केंद्रित करूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये योग जो है वो हमारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और हमारे अंदर ब्रीदिंग साइंस, कैसे कंसंट्रेशन होता है, किस तरह से मतलब कि हम चीज़ों को रिसीव करते हैं। तो रिसीव करते वक्त क्या होता है, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, लेकिन शब्द 2 हैं, कान 2 हैं, आवाज़ तो एक है। कौन अनुभव करता है, दिमाग करता है या दिल करता है, मन करता है, हृदय करता है। तो जो इसकी जो एक विराटता है उसको जब तक हम समझेंगे नहीं, इस स्पेस के साथ में, आउटर स्पेस और इनर स्पेस में कोई फर्क नहीं है। इसलिए मतलब कि पीटर ब्रूक को एम्प्टी स्पेस लिखना पड़ती है, क्योंकि वो बुद्धिज्म से योग सीख के आया था, और उसके बाद में उसको समझ में आया कि ये चीज़ों को इस तरह से करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि नाट्य को समझना बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है, जैसा कि आपने बताया, लेकिन बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। हम अपने शरीर और अपने आसपास की दुनिया को किससे परिचित होने लगें तो बहुत ही सरल है। मेरा तो 1972 से लगे सबसे पहले अगर आपका पढ़ा तो वो इसी से पढ़ा, कैसे, संस्कृत नाट्य से। संस्कृत नाटकों को देखने से मतलब कि शुरुआत हुई। फिर हम लीला नाटक के अंदर लगे, तो लीला में मतलब कि कृष्ण लीलाएँ होती थी हमारे शहर के अंदर, उज्जैन में। तो हमने कृष्ण लीला के अंदर छोटे छोटे पार्ट भी किए, ग्वाल बाल बन जाते थे, और मतलब कि बड़े खुश होते थे कि हमें मतलब वो एक मौका मिल रहा। लेकिन वो एक तरह से तरबियत थी, वो हमारी एक तरह से एजुकेशन थी, वो हमारे रिसोर्स थे जो आज हमें मतलब कि यहाँ पे इस तरफ से खड़े किए हुए हैं। फिर हमने थिएटर जो था हमारे यहाँ का माच, तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था, वो घुसने नहीं देते थे। तो वो जो गाने वाले खड़े होते थे पीछे, मंच के पीछे, तो उनके बीच में खड़े होकर मतलब उसी को दोहराते रहते थे, और हम सोचते थे हम भी मतलब इसके पार्ट हैं। और वो सचमुच में हमारी आर्ट ऐसी है जो एक इंडिविजुअल को नहीं, पूरी कम्युनिटी को जोड़ती है। कम्युनिटी उसका पार्ट है। एक इंडिविजुअल कभी भी नहीं हो सकता,
और नाट्यशास्त्र लगातार एक ऐसी किताब है जो एक किसी विधा को बिलोंग नहीं करती है, वो जितनी भी विधाएं हैं उसको बिलोंग करती है। भाई हम अगर जहाँ पर खड़े हुए हैं अगर उसी को देखें तो मतलब इस 20, 30, 40, 50 हज़ार साल की हिस्ट्री तो हमें यहीं पे मतलब ये जो जहाँ पर अभी रविंद्र भवन है, ये पहाड़ियाँ जो है विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, आपको मैं पता ही है। डेंस फॉरेस्ट होता था 200, 300, 400 साल पहले तक यहाँ पर गौड़ जनजाति रहती थी। ये जो हमारा ये वाला जो बिल्डिंग है, इसके बाद में मतलब कि सामने नाट्य विद्यालय है, इसके बीच में एक नाला सा बह रहा है। हमने खुद अपने बचपन में उसके अंदर देखा है कि वो उसका लोग पानी पीते थे, क्योंकि वो रिस के आता था इन पहाड़ों से। ऊपर जंगल थे, लोग वहाँ पे नहाते थे, कपड़े धोते थे। मांगी भाई अगर याद हो, गोपाल भाई अगर आपको याद हो, तो इस तरह की मतलब कि चीज़ें बहुत आसान, और उसको बाणगंगा बोलते थे कि वो पत्थर से चीर के धीरे से मतलब कि पानी बह रहा है और छोटे तालाब का निर्माण करता है। ये जो आगे जाके हम देखते हैं कि यह रानी कमलापति महल है, गोंड रानी थी। ये गोंडों का बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों गोंड रहते होंगे। अब से 400, 500 या अगर 1000, 10,000 साल, 20,000 साल बात करें, थोड़े से पास ही और चले जाएं और हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी मतलब के जगहों से हमारा क्या होगा, तारुफ होगा या रूबरू होंगे, वो देखेंगे तो भीमबेटका के अंदर जिस तरीके के एक एक चित्र हैं, उसकी एक एक कथा है। वो उनके जीवन की यथार्थ कथाएं जिन्होंने उनको अंकन किया है। कहीं मतलब आग जल रही है और कुछ लोग बैठे हुए हैं, कहीं वो है जहाँ वो शिकार करने के लिए जा रहे हैं और एक भैंसा, कई सारे भैंसे हैं। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ जगह जगह इस तरीके की शैल गुहा चित्र हैं, जिसको केव पेंटिंग बोलते हैं। और वहाँ हमें अभिव्यक्ति के वो सारी चीज़ें मिलती है जो थिएटर के अंदर हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों के इसी इलाके के अंदर अगर थोड़ा सा और आगे छत्तीसगढ़ की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जो मुड़िया जाती है उसका मतलब गोटुल होते हैं, जो मतलब कि मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश के हमारे जो पुराने रंगमंडल के साथी हैं, वो लोग सब उन सब जगहों पे जाके घूम भी चुके हैं। घोटुल के अंदर एक नाट्य किया जाता है जो संसार का सबसे पहला नाट्य है, उसका नाम है मावो पाटा। शिकार नृत्य है और आज भी खेला जाता है। वो सिर्फ स्मृतियों के लिए, लेकिन वो जब जंगलों में जाते होंगे अपने हथियार उठा के, भूख लगती होगी तो समूह के अंदर रहते हैं, तो भूख लगती है तो जो योद्धा थे वो जाया करते थे। हम शिकार नृत्य को संसार का सबसे पुराना एक तरह से फॉर्म मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की नाट्य एक तरह से ये लोक धर्मी, या लोक भी नहीं इसको कहना चाहिए कि एक जनजातीय लोक, क्योंकि अभी अब लोक में अब जब हम खड़े हुए हैं तो हमें ये डिफरेंस देखना पड़ता है कि ये एक तो पुराना जनजातीय है और उसके बाद में फिर हम देखें तो अब उसके बीच में एक लोग और पैदा हो गया, वो जो खेती के बाद में पैदा हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे कहना समझना ये कि हमें इस जो हमारी एक्सप्रेशन की भाषा है वो विविधता के अंदर हमारे सामने मौजूद है। जैसे कि हमें स्टानिस्लावस्की की बात करते हैं, क्योंकि ये इसलिए कर रहा हूँ स्टानिस्लावस्की, वो भी कहता है एक्शन, हम भी कहते हैं आंगिक अभिनय, वो कहता है इमोशन, हम भी कहते हैं भाव, वो कहता है इमोशनल मेमोरी, हम भी मतलब कि यहाँ पे कहते हैं ध्यान। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहाँ से लिया, कहाँ से आया? संसार में पहले से तो था कुछ, कई विचारों के अंदर आया। फिर अगर हम देखें दूसरा एपिक थिएटर वाले हमारे बर्टोल्ट ब्रेक्ट, बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने मतलब जो चीज़ें ली उन्होंने हमारे फोक थिएटर से ली, बल्कि उन्होंने उसका स्टडी किया। उनका जो वो है कॉकेशियन चाक सर्कल, सिंहासन बत्तीसी की कहानी है, पढ़ें तो मतलब पता चलेगा कि मतलब कि कहाँ से आई। तो सिंहासन बत्तीसी की कहानी कॉकेशियन चाक सर्कल के अंदर मतलब कि कैसे
फिर वहाँ पर अगर आप थिएटर आप एलिनेशन करना, वो हमारे अपने फोक थिएटर के अंदर बहुत भरपूर मात्रा में मौजूद है। एक्टर जब परफॉर्म करते करते वो जो परफॉर्म कर रहा है वो कैरेक्टर भी है, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ती है वो उससे अलग हटके भी लोगों से बात करता है। ये सब जो हमारे एक तरह से नाट्य शास्त्रीय परंपरा के अंदर सबको अंकित किया गया है। दुर्भाग्य से ये सब चीज़ों को हमने या तो नाट्य शास्त्र को एक ऐसा ग्रंथ मान लिया जो मतलब कि बहुत पंडितों का ही है और किसी का है ही नहीं, और या तो फिर ऐसा समझ लिया कि हम जो प्रैक्टिशनर है ना वही सब कुछ है, बाकी पंडित कुछ नहीं है। तो हमें तो दोनों के बीच में तालमेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ना वो बात समझ में तब आएगी और ना इस तरह से खड़े रह के मतलब कि बात आएगी। तो इसके बीच का जो ब्रिज है वो ये है कि हमें अपनी परंपराओं में बहुत कुछ लोक धर्मी परंपराएं जो है कहाँ से किस किस तरह से आई है। अब जैसे यहीं पे मुझे एक प्ले करने को मिला पिठोरा, लोक धर्मी परंपरा का बहुत ही बढ़िया वो है। तब लिखना नहीं आता था, हमारे लिखने की हमारे यहाँ पे परंपरा नहीं थी। अब से 20-30 साल 1000 साल पहले एक यहाँ की गौंड जाति के बाद में एक और बड़ी जाति है जिसका नाम है भील जाति, जो देश की सेकंड बिगेस्ट मतलब के कम्युनिटी है। तो उसके अंदर एक परंपरा है वो जो दीवारों पे मतलब के बनाते, पहले तक गुफाओं में बनते थे वो, लेकिन पिठोरा जो है चित्र कथा है। उसके चित्र के अंदर अगर जाएंगे तो एक के बाद एक चीज़ का अंकन होता है, और अंकन जो होता है ना वो कथा के रूप में उसको समझने के लिए पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर पेमा भत्तिया दादा, अब यहाँ पर तो आप सब लोग मतलब ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे शायद, जो मध्य प्रदेश के पेमा भत्तिया दादा ने मतलब को बुलाया, हमने उनके साथ में बैठ के बातचीत की, उनकी बातों को समझा तो पता चला नहीं वहाँ तो आख्यान भी है। वो पूरे एक दिन पहले से उपवास रखता है जो चित्र बनाता है, और पूरे सुबह सूर्य उदय से लेके शाम तक में मतलब वो चित्र को बनाना होता है, किसी की मान्यता को पूरा करना। खास तौर पे ये मान्यता क्या होती थी, सामूहिक होती थी, किसी की व्यक्तिगत नहीं होती थी कि मेरी मतलब मैं पास हो गया तो मतलब कि मैंने मतलब कि मैं पिठोरा बनवाऊंगा, नहीं। अच्छी वर्षा हो, जीवन समृद्ध बने, हम सब एक हैं, इसके अंदर मतलब हमारे जीवन के अंदर कोई कष्ट ना आए, कोई बीमारियां ना आए, समय से पानी बरसे, ये जो मतलब भाव थे उसके पीछे ये सारे भावों ने मतलब हमें कहीं से कहीं तक पहुंचाया। अगर वो नहीं होते तो वो सामूहिक कलाएं नहीं होती। तो पेमा भट्टिया दादा ने यही चीज़ों को जब बताया तो पता चला कि उसका तो वो सुबह से लेकर शाम तक उसको जैसे ही सूर्य अस्त होता है जहाँ तक बना चित्र कंप्लीट, उससे आगे नहीं बनाते। उसके आगे जो होता है वो होता है आख्यान। एक गांव का बुढ़वा आता है, ढाक होती है और थाली होती है, वो पिठोरा में आवे महारा, क्या जो भी मतलब कि पिठोरा में आवे काजल रानी हे दादा राजा, वो पूरी रात भर वो उसके अंदर अपने जो भी पूर्वज हैं, अपने जो देवी है देवता हैं, उनको सबका आह्वान करते हैं, और डुम 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 डुम, फिर बीच में मतलब वो जोर जोर से बजने लगता है, फिर वो शुरू हो जाते हैं। पूरी रात मतलब कि एक तरह से परफॉर्म किया जाता है। अब आप देखिए कि मतलब कि हम उनको क्या वो हम वहाँ से नहीं आए, हम कहाँ से आए, हम तो आए वहीं से है ना। आज जो कुछ भी नाट्य या वो उसके अंदर वो जो मेन बुढ़वा होता है रात भर नाचता है, और उतने बढ़िया तरह से घुंघरू, अब तो घुंघरू आ गए तो मतलब कि घुंघरू नहीं तो पता नहीं क्या लगाता होगा, कुछ तो करता ही होगा, लेकिन वो छम्मा छम्मा कर नाचता है। वो एक पूरा नैरेटिव परफॉर्मेंस है जो एक चित्र के सामने हो रहा है। ऐसे ही हमें बापू जी की पढ़ या इस तरीके के और भी मतलब जगह जगह इस तरह के फॉर्म मिलते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो नाट्य शास्त्र है इसके अंदर वो सारे के सारे रिसोर्सेस हैं। यहाँ पर हमारे इस गाने की परंपराओं के बारे में है, वहाँ यहाँ हमारे डिज़ाइन की परंपराओं के बारे में है, नृत्य की परंपराओं के बारे में है। ये सब चीज़ें हमारे नाट्य शास्त्र के अंदर मतलब कि हमें मिलती है। दिक्कत यही है कि हमने उसको ये समझा कि भाई अभी हम जैसे इस की बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे से भी ब्रेक ने ली। भाई पीटर बुक ने भी तो ली, उसने एम्प्टी स्पेस कहाँ लिखी,
एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है? जब तक यौगिक अनुभव नहीं होगा तब तक एम्प्टी स्पेस समझ में नहीं आएगी, आपको डेड थिएटर समझ में नहीं आएगा। तो वो तो हमारे आसपास ही है ना। हमें जब तक मतलब हम अपनी चीज़ों को मतलब करेंगे नहीं तब तक तो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन उसके लिए जानने के लिए जिज्ञासा की जरूरत है। हमारे को नए तरह से अपने आधुनिक रंगमंच को देखना पड़ेगा। आधुनिक रंगमंच के पीछे नाट्य शास्त्र की कहीं न कहीं वो जो संपूर्ण अवधारणा है वो जैसी कि तैसी आज भी प्रैक्टिस के अंदर आती है। क्या हम प्रैक्टिस नहीं करते? क्या हम डिफरेंट तरह से किस तरह से स्टेज के ऊपर आएंगे ये मतलब कि प्रैक्टिस नहीं करते? बकायदा रिदम होती है। उसके साथ में कल ही आपने वामन भाई का मतलब कि प्ले देखा, एक एक प्रिसाइजली किस तरह से आना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से जेस्चर होंगे, त्रिभंगी होगी, अतिभंगी होगी या समभंगी होगी, ये किस तरीके से लगे पूरा का पूरा उसके अंदर एक आनंद है। वो देखते हुए नाटक को देखने के बाद में जो आनंद मिलता है वो चूंकि वो सबसे बड़ा मतलब रस है। ये सारे रसों की निष्पत्ति के साथ में मतलब जो अल्टीमेटली है जिसको कहते हैं सात्विक की अनुभूति होती है। सात्विक दर्शक बोल रहे हैं, संवाद दर्शक बोल रहे हैं, तो ये दर्शक बोल रहे हैं। वो ये नहीं तो वही है कि आप अंदर की तरफ जब तक हम सात्विक को अनुभव करते हैं, सात्विक रस कहीं नहीं मिलता या मतलब हमें शांत रस कहीं नहीं मिलता है। लेकिन शांत रस हमें एक तरह से परफॉर्मेंस के दौरान अलग अलग जिसे कहना चाहिए भाव अनुभाव और तमाम व्यभिचारी भाव और तमाम चीज़ों के साथ में जब निकलते हुए वो हमारे बीच में आता है। वो हम बोल रहे हैं ये सब चीज़ें, दर्शक को नहीं पता कि व्यभिचारी भाव क्या होता है या स्थायी भाव क्या होता है। लेकिन उस अनुभव से जब गुजरते हुए इंसान खुश होता है, आनंद को प्राप्त करता है और वो खुशी में ज़बरदस्त तालियां बजाता है, वही हमारी कमाई है। हमें और क्या मिलता है? जब तक दर्शक की मतलब ताली न मिले तब तक हमारा जीवन नहीं है। और हमारे मतलब के जीवन हम वहीं तक हैं। जैसे ही लाइट गई उसके बाद में फिर हम कॉमन आदमी हैं। उतनी देर के लिए हमें एक टेक्स्ट ने इतना बड़ा आदमी बना दिया था कि हम मतलब कि विशिष्ट हो गए थे, लेकिन हम विशिष्ट नहीं हैं, तो सामान्य है। वो बर्टोल्ट ब्रेक्ट अपने मतलब के कॉकेशियन चार्ट सर्कल का लास्ट डायलॉग क्या है, क्या बोलता है? हम कोई हीरो तो है नहीं। आखिर डायलॉग यही है ना उसका, मैं कोई भाई हीरो तो हूँ नहीं, मैं तो जैसा था वैसे ही हूँ। अजक का डायलॉग है ना। तो इसी तरह से हमारे बीच में मतलब यही चीज़ों को हमें समझना है कि हम कोई विशेष क्रांति नहीं कर रहे। हमारे पास में लगे जो रिसोर्स है, हमारी धरोहर है, उनको समझने के लिए एक वैश्विक दृष्टि को हमें बढ़ाना पड़ेगा। वैश्विक दृष्टि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाएंगे फिर हम रटेंगे, रट के करेंगे। और रट के करने से कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे प्ले हम देखते हैं रटे हुए होते हैं, थोड़ी देर के अंदर लगता है मन करता है कि यहाँ से उठ के जाएं। हमें कोई कहता नहीं है, लेकिन हमें अनुभव होता है कि यहाँ से हमें आगे बढ़ जाना चाहिए किसी भी तरह से। तो कहने का मतलब ये फिर से कहूँगा कि नाट्य शास्त्र इतना विशद है कि हम पल के कैसे हिलाएं इसके बारे में सबक देता है। हमारे सिक और चिन्ह कैसे काम करते हैं, इसके फंक्शन कैसे करते हैं, ये मसल्स को भी मतलब वो इतना मुलायम और नरम बनाने की हमें तहजीब देता है। किस तरह से हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जीवन में 82% हम एक्शन से चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। नाट्य शास्त्र और कोडियाट्टम या मतलब कि कथकली या इस तरीके की हमारी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उसके अंदर ये सब कुछ मतलब कि बिल्कुल है कि हम एक अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए 82% तक एक्शन के थ्रू ही करते हैं। हमें दिखाना है कोई चीज़ तो एक चीज़, एक ही चीज़ है। अगर ऐसे करते हैं तो एक अर्थ है, ऐसे करते हैं तो दूसरी चीज़ है। हम सिर्फ गर्दन और ये से कहना चाहिए कि एक मुद्रा और दोनों एक हाथ की मुद्रा, दोनों हाथ की मुद्रा, गर्दन, हमारी जो भी ये पूरा मुखज अभिनय है जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ नहीं क्रिएट हो सकती, हमने उसको असीमित अगर नाट्य शास्त्र के थ्रू हमने उसको अनुभव किया हो तो
नहीं तो नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर अनुभव नहीं किया तो फिर मतलब कि हमारे लिए ये होगा कि वो एक मैकेनिकल डिवाइस हो जाएगी और मशीन नहीं बनना है। हमें अपने बच्चों को, अपने जो भी हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको ये सबक देना है कि ये चीज़ें समझने के लिए शास्त्र को सिर्फ किताब में नहीं समझो, शास्त्र को समझने के लिए एक बड़ी दुनिया है जहाँ पे मतलब कि हमें वास्तविक दुनिया और हमारी हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, उसके अंदर वो कहाँ कैसे कैसे चीज़ें रिसोर्स हमारे आए हैं होंगे, क्योंकि अंदाज ही लगा रहे हैं ना हम अंदाज, लेकिन वो अंदाज लगभग सत्यता के नज़दीक पहुँच रहे हैं। हमारे अंदर अगर तरलता है तो जो भी अंदाज है वो बिल्कुल सही होंगे, कल्पनाएं बिल्कुल साकार होंगी, क्योंकि वो कहीं इस दुनिया के अंदर अगर आई है तो कुछ अनुभव से आई है। तो मुझे लगता है कि यही एक बात कहनी थी जो मैंने कही। कुछ अगर गलती हुई हो तो क्षमा करें, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं कि और क्या बोलना चाहिए। मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे शास्त्र बिल्कुल वो ज़्यादा, मैंने शास्त्र जो पढ़ा वो ही पढ़ा है, और वो भी मतलब का कुछ ऐसे गुरुओं के सानिध्य में आए, जब पणिकर साहब जैसे गुरुओं के सानिध्य में आए तो उन्होंने बहुत कुछ समझाया, बताया कि भाई भ से मतलब भारत होता है, भ तो भाव, राग और ताल से भारत बना है। आपने बड़ी बात कही कि मैं तो प्रयोग धर्मी हूँ शास्त्र, लेकिन हम सब जानते हैं कि शास्त्र तभी तक प्रासंगिक है जब तक वो प्रयोग धर्मी है। अगर वो प्रयोग पूर्ण नहीं है तो शास्त्र भी फिर जीवित नहीं रहता। आपने अपने उत्कृष्ट उद्बोधन में नाट्यशास्त्र के लेखन के पूर्व भी उसकी परंपरा की बात कही। लगभग 500-700 वर्ष पहले उसकी प्रैक्टिस होती होगी। स्वाभाविक है, कोई भी ग्रंथ, कोई भी किताब तभी लिखी जाएगी जब उसकी परंपरा रही होगी, जब उसकी ज़रूरत रही होगी। आपने साहित्य, शिल्प और नर्तन को जोड़ा, जिसमें तांडव लास्य की बात कही। आपने वीर, रौद्र, विवत्स, भयानक रस और प्रेम श्रृंगार रसों की बात कही। आपने नाट्यशास्त्र को बहुत ही सरलता से योग के साथ जोड़ा और योग विज्ञान, शरीर विज्ञान को समझने की बात कही। निश्चित रूप से जब तक हम शरीर विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने बॉडी के सिस्टम को नहीं समझेंगे, और एक अभिनेता के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है शास्त्र के साथ प्रयोग को समझना। आपने हार्ट बीट की बात की, मदर बीट की बात की, इसमें मध्य लय में वो चलती है और इसे हम द्रुत और तीव्र गति में हम करते हैं। आपने साइंस को नाट्यशास्त्र के साथ जोड़ा। आपने शिकार का जो सबसे पहले नृत्य की प्रयोग हुआ, आपने माओ पाटा उसकी बात कही। मेथड एक्टिंग सिस्टम और नाट्यशास्त्र के सिमिलर की बात कही। कॉकेशंस ऑफ सर्कल का आपने उदाहरण दिया। सिंहासन बत्ती सी उससे प्रेरणा ली होगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शास्त्रोकारों ने उसका अध्ययन किया हो या ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी प्रेरणा जरूर है। इसलिए हम कहते हैं ब्रेख्ट हमारे भारतीय रंगमंच या एशियन थिएटर से प्रभावित है। आपने स्टेनिस्लॉवस्की, ब्रेख्ट, पीटर ब्रुक आदि को नाट्यशास्त्र के साथ जोड़ा। निश्चित रूप से परोक्ष और अपरोक्ष रूप में उनके साथ वो उनका समन्वय रहा होगा। आज नाट्यशास्त्र में नवाचार की आवश्यकता है। आपने बहुत ही प्रासंगिकता के साथ एक बात कही कि नाट्यशास्त्र विशद है पर जटिल नहीं, और अंत में आपने लोक की विविध प्रकार की परंपराओं के साथ नाट्यशास्त्र को जोड़ा। और इसमें मैं कहूं तो लोक ही शास्त्र है और शास्त्र ही लोक है। यहां मुझे महाभारत का एक श्लोक याद आ रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी लोका नाम सर्वदर्शी भवेंद्रा, अर्थात जो प्रत्यक्ष का दर्शन कराता है वही लोक है। तो तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता अखन की देखी। तो निश्चित रूप से लोक से ही शास्त्र बना है, और आपने संपूर्ण वक्तव्य में यह समाहित किया। इसलिए हम दिल से आपकी गहराइयों से धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करते एक बार जोरदार करतल ध्वनि से परम आदरणीय लोक जी का धन्यवाद।